हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट, जिसके हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स। इसके अंदर हमारे 10 यूनिट्स आते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके बारे में हम पार्ट्स के अंदर अपनी वीडियो को देखने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी अकाउंटिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसकी कन्वेंशंस क्या होती है, हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अपने आइटम्स को, उसके बाद उसको समराइज करते हैं। जो भी हमारी टर्म्स किस टर्म्स में हो, मनी के अंदर हो, ट्रांजेक्शन्स में हो या फिर कोई भी इवेंट। अब हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल के अंदर हमारे 7 प्रिंसिपल आते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर तक चलने वाला है और हमारे बिजनेस का कभी भी एंड नहीं होगा। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस विल एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडिंग इट इन फ्यूचर। तो इसके फ्यूचर में एंड होने की भी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, इसके अंदर हमें ये बताता है कि जो हमारा ओनर है और हमारा बिजनेस, ये दोनों एक अलग एंटिटी है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर हमारे जो ओनर है उसने बिजनेस से पैसे निकाले तो हम उसकी भी एंट्री करेंगे ड्राइंग्स के नाम से, क्योंकि ये दोनों अलग एंटिटी है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट देन इट्स ओनर। ओनर कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो ओनर की कैपिटल है वो एक बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी ही है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसके अंदर हमें ये बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है मनी के अंदर उसको हम मेजर करेंगे, मतलब सारी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ड्यूअल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जितनी भी एंट्री है उन सबकी डबल एंट्री होने वाली है और सिंगल पर्सन की कोई भी हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। दिस कंसेप्ट सेड दैट देयर शुड बी अ टू पार्टी इन्वॉल्व्ड इन एनी ट्रांजैक्शन। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट के अंदर हमारा आता है कि हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड को यूज करेंगे और उसके अंदर ही हम अपनी एंट्री को डालेंगे। एज पर दिस कंसेप्ट देयर शुड बी अकाउंटिंग ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम अपनी बुक्स को बनाएंगे किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी हमारी फिक्स असेट्स है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट ऑल द फिक्स असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक वैल्यू, नॉट ऑन अ मार्केट वैल्यू। उसके बाद हमारा 7 प्रिंसिपल आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसके अंदर हमें बताता है दिस कंसेप्ट स्टेट दैट प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड बाय अ कंपनी। मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट मिल जाए उसके बाद ही हम उसको एंट्री करने वाले हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारी 4 होती है, जिसके अंदर आता है फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी और मैटेरियलिटी। तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, फुल डिस्क्लोजर। इसके अंदर आता है कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन सारी देंगे और उनसे कोई भी बात हम छुपाने वाले नहीं है। As per this concept, it is the responsibility of a company to disclose its accounting information correctly because this information is important for all stakeholders। हम जितनी भी हमारी एंट्रीज है उसको डिस्क्लोज करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे अपने ऑल स्टेक होल्डर्स को। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें ये बताता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज। हम जो होने वाले प्रॉफिट्स है उनको एंटिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि जो होने वाले सारे लॉसेज है उनको करेंगे। इसके अंदर आता है दिस कन्वेंशन स्टेट दैट यू शुड नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर प्रॉफिट बट इफ देयर इज अ चांस ऑफ लॉस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कंसिस्टेंसी, all recording, all accounting periods should be, company should not be different in 2 accounting period, there should be a consistency is use of accounting method। तो अगर हम अपने 2 अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड का ही यूज करने वाले हैं, उसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मैटेरियलिटी के अंदर बोलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
It means important. Only those transaction will be recorded in books of accounting which are important for business. जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. हमारे इसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती है. फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. उसके बाद आता है हमारा 5 मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग. हमारे इसके अंदर 5 मास्टर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर. एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकम एंड लाइबिलिटी. इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज इन डेबिट एंड डिक्रीज इन क्रेडिट. कैपिटल, इनकम एंड लाइबिलिटी इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिक्रीज इन डेबिट. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. अब हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिले हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं अब हमारी सारी टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम्स के बारे में. नॉमिनल के अंदर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन. पर्सनल के अंदर हमारे 2 तरीके के पर्सनल होते हैं, या तो वो नेचुरल होगा, दूसरा होगा आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब जो कि भगवान ने बनाया, गॉड क्रिएटेड, और आर्टिफिशियल में आता है क्रिएटेड बाय लॉ. अब हम अपने 3 गोल्डन रूल के बारे में बात करते हैं. रियल के अंदर आता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. नॉमिनल में आता है डेबिट मीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट मीन इनकम एंड गेन. पर्सनल में आता है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर. अब उसके बाद आता है हमारा कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर. कैपिटल नेचर, इसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल नेचर जो होता है वो हमारा डील करता है लॉन्ग टर्म आइटम्स के अंदर जिसकी लाइफ होती है 1 साल से ज़्यादा. ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है. रेवेन्यू के अंदर आता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा शॉर्ट टर्म होता है और इसकी लाइफ होती है अप टू 1 ईयर. ये हमारा रिकरिंग नेचर का होता है. अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. जैसे कि कैपिटल नेचर के बारे में बात करें, हमने कोई फिक्स असेट्स खरीदी है, हमने मशीन खरीदी. अब उसकी लाइफ तो लंबी होगी, ये तो नहीं है वो 1 साल में खत्म हो जाएगी, बट जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा वो जाएगा हमारा रेवेन्यू नेचर के अंदर. इसके बाद हमारा कैपिटल नेचर का एग्जाम्पल होता है जैसे हमने कंपनी के अंदर या बिल्डिंग के अंदर मशीन में हमने वाइट वॉश करवाया या पेंट करवाया. Cost of issue of share, interest on loan and capital during construction period, insurance expenses for installation, expenses incurred on purchase of land. रेवेन्यू नेचर के एग्जाम्पल होते हैं सब्सिडरी, ग्रांट रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस, लॉस, रिपेयर ऑन सेल ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल. अब उसके बाद हम बात करते हैं अपना कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है जैसे कि हमारे शेयर इशू करा हमने तो वो हमारे लंबे टाइम के लिए होगा. लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. उसके बाद रेवेन्यू के अंदर आता है हमारा सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, रेंट, ग्रांट, एंट्रेंस फीस. अब इसके बाद हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस देखते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंस जो कि हमने इनकर करा है अपने फिक्स असेट्स के ऊपर या फिर फिक्स असेट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए. एक्सपेंसेस ऑन फिक्स असेट्स और इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स असेट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है इंकर्ड ऑन फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग कॉस्ट दैट आर एम्ड एट मेंटेनिंग रेदर देन इम्प्रूविंग. हम उसको मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं ना कि उसको इम्प्रूव करने के लिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है जैसे कि हमने लैंड और बिल्डिंग को परचेज करा, फर्नीचर को परचेज करा. और रेवेन्यू के अंदर आता है कि उसके ऊपर जो हमने रिपेयर करी उसके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आया, रिपेयरिंग कॉस्ट आई. अब इसकी एंट्री क्या बनती है? फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश पेबल. और हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री बनती है रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ये हमारा नॉमिनल नेचर का होता है और हमारा कैपिटल का होता है रियल नेचर का. डेफर्ड रेवेन्यू नेचर, इसके अंदर आता है कि जो हमारे 3 to 4 ईयर्स की जिनकी लाइफ होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी शिफ्ट कर रही है अगर अपनी फैक्ट्री को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसमें जितना भी हमारे एक्सपेंसेस आया वो सब होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू नेचर. बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म बट नो इंक्रीज इन कैपेसिटी. अब इसके बाद हम नोट के अंदर 2 पॉइंट्स को देखते हैं. लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स शुड बी रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स पे तो वो हमारा जाएगा पीएनएल के अंदर रेवेन्यू लॉस में. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तब तो हम देंगे ही, बट इन केस अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तब भी वो इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर्स को. इसके बाद आता है हमारा पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या देखते हैं? चेक द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि हमारा जो डेबिट है वो क्रेडिट से इक्वल है या नहीं है. दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं अर्थमेटिकल मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी.
अब इसके मेथड्स में आता है टोटल और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस, टोटल कम बैलेंस ट्रायल बैलेंस। अब COG कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के हमारे 4 मेथड होते हैं, जिसके अंदर आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन मेथड। अब नोट के बारे में पढ़ते हैं। एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन जो होता है वो हमारा कब लगता है? एक्सपायरेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन लगता है हमारा टेंजिबल एसेट्स पे। डिप्लीशन के अंदर आता है नेचुरल रिसोर्सेज और ऑब्सोलेंस के अंदर आता है इकोनॉमिक डेटोरेशन ड्यू टू इम्प्रूव्ड इंटरवेंशंस। अब बुक्स, बुक्स के अंदर हमारी 3 टाइप की बुक होती है, प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक। प्राइमरी बुक के अंदर आता है हमारा जर्नल सब्सिडरी, प्रिंसिपल बुक के अंदर आता है लेजर कैश बुक और सब्सिडरी बुक के अंदर आता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। तो ये होती है हमारी 8 टाइप की सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप के अंदर हमारा आता है, इसके अंदर रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन्स, पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन बताता है जो कि अपने रेशियोज को, अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं किसी रेशो के अंदर। उसके बाद इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? 2 और मोर पर्सन, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट को शेयर करेंगे इंक्लूडिंग लॉसेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर आता है नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितनी लेकर आएंगे, लोकेशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का क्या एड्रेस है। बट इन केस पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंस, तो उसके अंदर हम क्या क्या बातें देखते हैं? प्रॉफिट और लॉस जो रेशो होती है वो हमारी इक्वल होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स नो रेम्यूनरेशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड फॉर सैलरी, ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर हम प्रॉफिट जनरल रिजर्व के अंदर या फिर स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर। इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को अमंग देयर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स कैपिटल, 2 तरीके की हमारे पार्टनर के अंदर कैपिटल बनते हैं अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट के अंदर हमारे आते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं गुडविल। गुडविल होता है गुडविल हम कब कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमारा पार्टनर कोई ऐड हो रहा हो या फिर वो रिटायर हो रहा हो या डाई हो रहा हो, जब 2 फर्म एमलगमेट करती है, पार्टनरशिप इज सोल्ड, जब हमारी पार्टनरशिप हम सोल्ड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ परचेज गुडविल, अब इसके अंदर इसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? तो गुडविल होती है हमारी 2 तरह की, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल के अंदर आता है रिक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, जब हम किसी दूसरी कंपनी से इसे खरीदते हैं, और सेल्फ जनरेटेड जो हमारी खुद की बनाई हुई है, इसको हम बोलते हैं जैसे कि हमारी रेपुटेशन। टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर हमारी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैबिट गुडविल। जो डॉग गुडविल होती है वो हमारी रिलेट करती है पर्सन से, जैसे कि हमारे किसी प्रोफेशनल से रिलेट कर रही है। कैट गुडविल आती है हमारी प्लेस से रिलेट करती है, रैट गुडविल होती है प्रोडक्ट से, और रैबिट गुडविल आती है प्रॉक्सिमिटी। अब हमारे मेथड्स क्या क्या होते हैं? इसके अंदर आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। इसके अंदर हम प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस और माइनस करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमने इधर एक क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमें 2001 के अंदर 80,000 प्रॉफिट हुआ है, इसके अंदर हमारा इंक्लूड कर रहा है एबनॉर्मल गेन। अब वो पहले से ही इंक्लूड कर रहा है तो उसको हम कर देंगे माइनस। 2002 के अंदर 1 लाख के अंदर हमने एबनॉर्मल लॉस को नहीं लिया है तो इसको ऐड करके हम इसको ले लेंगे 1,20,000। 2003 के अंदर 90,000 है जो एक्सक्लूड कर रहा है 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, तो उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा 80,000, तो टोटल हमारा प्रॉफिट बना 2,70,000। इसको हम डिवाइड कर देंगे कि जितने हमारे साल बन रहे हैं, तो 2001, 2 और 3, इसके अंदर हमारे बने 3 ईयर्स। डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा है 90,000 एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारी गुडविल आई 1,80,000। सेकंड मेथड के अंदर आता है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर के अंदर आते हैं हमें 5 ईयर्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है।
जिसके अंदर हमें बोल रहा है कि डिबेंचर्स को हमें देना 10,000। फर्दर एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा 2008 के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड कर रहा है 20,000 जो कि हमारा चार्ज करना है अभी। फिर उसके बाद हमें इन ईयर्स के हमें जो है वेटेड एवरेज दी हुई है 2, 4, 5 और 6। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हमें 2008 के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, जिसपे हमें इंटरेस्ट जो है वो सभी सालों में से माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कैपिटल हमने रॉन्गली चार्ज कर ली थी 2008 के अंदर, उसको हम ऐड करके जो भी हमारा प्रॉफिट आया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके वेट के साथ। तो जो एंड में हमें मिला वो आया हमारा वेट। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया हमारे वेट के साथ। वेट का टोटल बना था हमारा 18। गुडविल हमारी निकलेगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद थर्ड मेथड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमारा आता है सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सुपर प्रॉफिट हमारा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल हमारी आती है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। फोर्थ मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इन फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। और एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमारा फॉर्मूला निकलता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटलाइज वैल्यू के अंदर आता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकलता है फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। या फिर इसका हमारा दूसरा फॉर्मूला भी होता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब हम एडमिशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारी रेशो। रेशो के अंदर हमारा फर्स्ट केस बनता है कि जब हमारा न्यू पार्टनर अपना शेयर को लेकर आ रहा हो, जो भी वो शेयर को लेकर आएगा उसके में टोटल में से हम माइनस कर देंगे उसके शेयर को, और जो हमारा रिमेनिंग शेयर बचा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे ओल्ड पार्टनर की रेशोज के साथ। तो इससे हमें हमारी न्यू रेशो मिल जाएगी। उसके बाद हमारा सेकंड केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशो। जब नए पार्टनर को रेशो मिलती है उनके पुराने पार्टनर से किसी रेशो के अंदर। तो अब सी लेकर आया था 1/4, ए को उससे मिली 1/2 और बी को मिल रहा है 1/2। तो ए का आया हमारा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/8। उसको वो माइनस कर देगा अपनी पुरानी रेशो के साथ। तो इससे हमें उसने पुरानी रेशो के साथ उसे माइनस करा तो उसे न्यू प्रॉफिट रेशो हमारी मिल गई। थर्ड केस बनता है व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर आर गिवन। उन्होंने कितना सैक्रिफाइस करा वो पहले से ही गिवन है। तो इस केस के अंदर हमारी उसकी पुरानी वाली रेशो के साथ में जितना उसने सैक्रिफाइस करा उसको माइनस कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उसके बाद हमारा फोर्थ केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर। ये हमारा सरेंडर का केस होता है कि ए ने सरेंडर करा 1/3 ऑफ एज प्रॉफिट। तो उसने ए ने अपने 1/3 प्रॉफिट दिया है। तो उसका पहले कितना था 3/5, उसने 1/3 कितना आया 3/15। तो 3/15 उसने अपना दिया है सी को, और बी ने कितना दिया 2/3 का उसने अपना दिया है 2/3। तो उसका आया 4/15। ये इन्होंने दिया है सी को, उसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा न्यू रेशो। फिफ्थ आता है हमारा व्हेन ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन देयर एग्रीड रेशो। किसी वो रेशो में पहले से कर रहे हैं तो जो हमारी रेशो हो वही न्यू रेशो होगी। उसके बाद बनता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसके भी हमारे 4 केसेस होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है व्हेन ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर गिवन। तो इसके पहले से ही गिवन है तो हम इसमें ओल्ड रेशो को माइनस कर देंगे न्यू वाली के साथ। सेकंड बनता है हमारा व्हेन ओल्ड प्रॉफिट रेशो एंड न्यू प्रॉफिट रेशो आर गिवन। तो इसमें हम सेम रिमेनिंग निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो के साथ में। फिर थर्ड केस बनता है हमारा व्हेन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस शेयर आर गिवन। उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो पहले से ही दी हुई है तो हम वही ले लेंगे। फिर फोर्थ आता है कि हम इसके अंदर ये देखते हैं कि कौन से पार्टनर की नेगेटिव सेक्रीफाइस करा है। तो इसके अंदर उसकी जो न्यू रेशो दी हुई है उसमें हम उसे माइनस करके देखेंगे। 1/3 में से माइनस कर देंगे 3/6। तो हमें पता चला इसने करा है गेन और वाई ने करा है लॉस। उसके बाद आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमारे 3 केसेस बनते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट होता है कि जो गुडविल वो लेकर आ रहा है उसने प्राइवेटली अपने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया, जिसके अंदर हम कोई भी एंट्री नहीं करते।
दूसरा केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो कैश के अंदर अपनी गुडविल को अमाउंट को लेकर आता है तो इसकी 2 एंट्री बनती है, प्रीमियम रिटर्न और प्रीमियम ब्रॉट इन फर्म इज विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो फर्स्ट वाले की हमारी एंट्री बनती है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर आता है प्रीमियम ब्रॉट इन फर्म इज विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। तो इसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड केस बनता है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉ पार्शियली बाय द ओल्ड पार्टनर। उन्होंने हाफ निकाल लिया तो उसके अंदर सेकंड केस की तरह हम इसकी सेम एंट्री कर देंगे। फोर्थ केस बनता है हमारा व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर। जब हमारी गुडविल पहले से अपीयर कर रही है बैलेंस शीट के अंदर तो उसके अंदर हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल के साथ। फिर उसके बाद हमारा बनता है रिटायरमेंट का केस और डेथ का। रिटायरमेंट के अंदर क्या क्या हमारे राइट्स होते हैं कि वो जो पार्टनर्स है वो अपने बिजनेस को, नए बिजनेस को शुरू कर सकता है, टू स्टार्ट एनी बिजनेस आफ्टर हिज रिटायरमेंट, टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस इन विद विच इज कंप्लीटिंग विद दैट ऑफ अ फर्म, स्टार्ट सच अ बिजनेस इवन नेक्स्ट डोर टू द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एंड कैन ऑल्सो एडवर्टाइज फॉर द सेम। इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेक्रीफाइसिंग रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का होता है हमारा फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। इसके अंदर हमारे केसेस के अंदर फर्स्ट केस बनता है व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जब हमें कुछ भी गिवन ना हो कि उन्होंने किसमें उसको दिया, तो उसके अंदर हमारा ए रिटायर हो रहा तो ए की हटा के बस हमारी बी और सी की बन जाएगी 2:1। व्हेन बी रिटायर तो हमारी रेशो बन जाएगी 3:1 और जब हमारा सी रिटायर हो तो हमारी बनती है 3:2। अब उसके बाद हमारा सेकंड केस आता है व्हेन गेन ऑफ अ कंटिन्यूइंग पार्टनर आर स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें उन्होंने कितना गेन करा है वो गिवन है, तो इसके अंदर हमें ए जो रिटायर कर रहा था उन्होंने बी ने कितना गेन करा 2/6 और सी ने गेन करा 1/6। तो उसकी ओल्ड शेयर को हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट गेन के साथ। तो 2/6 ऐड 2/6 तो इसमें आता है हमारा 4/6 और सी ने कितना गेन करा 1/6 प्लस 1/6 2/6। तो इसमें न्यू शेयर आएगा हमारा 4:2। इसे हमने काटा तो उसके बाद आ गया 1:2। उसके बाद हमारा बनता है थर्ड केस जिसके अंदर आता है व्हेन द रेशियो इन विद द रिमेनिंग पार्टनर रिक्वायर्स हिज शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इज गिवन। तो वो जो जा रहा है वो कितना उन दोनों को दे के जा रहा है। तो ए के अंदर हम किस तरह से निकालेंगे, ए का शेयर था, ए का शेयर हम निकालेंगे। उन्होंने बी ने जब रिटायर करा तो उसने 2:1 दिया ए और सी को। ए को कितना दिया 2/3 और सी को कितना दिया 1/3। और ए की जो रेशो थी मतलब हम बी रिटायर कर रहा था, बी अपने शेयर का देगा तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो इसका आया 4/18। अब 4/18 हमारा आ गया इसका प्रॉफिट। तो इसमें हम करेंगे इसका जो ओल्ड वाला था उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट को, तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी 13:5। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ फॉलोइंग जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको हम गेनिंग रेशो के अंदर करेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर। इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट तो इसकी एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अगर हमारा कोई रिजर्व और सरप्लस पहले से है तो उसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमारा अगर कोई लॉसेस की बात कर रहा है तो उसमें आता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर द अमाउंट ड्यू ऑन हिज इज ट्रांसफर्ड ऑन लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बता रहा है कि उसको हम किस तरह से सेटलमेंट करेंगे तो हम उसको लोन अकाउंट के अंदर देंगे। फिर आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर आता है फॉलोइंग अकाउंट्स आर। तो उसका जो डिसीज्ड होगा, कोई उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम इन सब चीज़ों में डेबिट करेंगे। तो उसको ड्राइंग्स देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ लॉस ऑफ दैट अकर्ड इन हिज डेथ। डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर हमारे सेक्शंस की बात करते हैं जिसके अंदर आता है सेक्शन 40 से लेकर 45 जिसमें फर्स्ट होता है बाय एग्रीमेंट। फिर आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसी। कुछ ऐसी कंडीशन बनी कंपनी के अंदर कि उन्हें डिसोल्यूशन करना ही पड़ा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पार्टनर्स को नोटिस मिल चुका है तो उन्होंने तब डिसोल्यूशन करा। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट ने नोटिस दिया कि अब तुम्हें अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। ये होता है हमारा सेक्शन 44 लाइबिलिटी फॉर एक्ट डन बाय डिसोल्यूशन। सेक्शन 45। अब सेक्शन 48 बताते हैं कि तुम किस तरह से सेटलमेंट करोगे अपने अकाउंट का। तो लॉसेस के अंदर आता है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कि हम सारे लॉसेस को उनको सेटल करेंगे। अकाउंट्स के अंदर जो भी हमारे अगर प्रॉफिट होंगे तो उसको सेटल करेंगे और रीपे करेंगे अगर जो भी हमारी थर्ड पार्टी से हमने डेब्ट्स लिए हैं, जो भी हमने लोन वगैरह लिया उसको रीपेमेंट करना। उसके बाद जो सरप्लस होगा उसको डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पे करेंगे सभी पार्टनर्स को अगर उन्होंने किसी से ड्यू ले रखा है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करी है जिसके अंदर हमने देखा है कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, उसके क्या क्या कन्वेंशंस होते हैं, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। और ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।